तो मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, इतनी बात। अब पहले हम ये बात करेंगे हमें कैसे फिजिक्स पढ़नी है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अगर आवाज आ रही है चैट बॉक्स में आप लोग यस लिख सकते हैं। पहले मैं आपको मेथडोलॉजी बता दूं कि हमें ऑनलाइन में पढ़ना कैसे है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेथडोलॉजी नहीं समझ पाते कि कैसे पढ़ना है हमें। ठीक है, इतनी बात। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा सा आपको भी दिक्कत होती है, तो कैसे पढ़ना है वो बता दूं आपको। पहली चीज तो, जब मैं आपको कुछ समझा रहा हूं, ठीक है इतनी बात, या बोर्ड पर मैं आपको कुछ लिख रहा हूं, उस वक्त आप चैट बॉक्स में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लिखेंगे, ना ही आप कॉपी में कुछ लिखेंगे। बात क्लियर है? मैंने क्या कहा आपको कि जब मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूं, ठीक है इतनी बात, या कुछ समझा रहा हूं या बोर्ड पे कुछ लिख रहा हूं, तो उस मोमेंट पे आप चैट बॉक्स में कुछ भी नहीं लिखेंगे। हाँ, 34 है। ठीक है, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई तो एक बार यस लिख दो। हाँ, उसके बाद मैं आपको क्या कहते हैं, लिखने का पूरा मौका दूंगा। जैसे आपको अगर मैं कोई चीज मैंने समझाई, डिक्टेट करी, या क्या कहते हैं बोर्ड पे लिखा, तो बोर्ड पे जो भी कुछ लिखा होगा वो आपको नोट करने का पूरा टाइम दिया जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं। अब चैट बॉक्स में कुछ नहीं लिखेंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि आपका क्या सिनेरियो है। 11 12th में आपको कैसे फिजिक्स पढ़नी है। जो आपने 9th क्लास में फिजिक्स पढ़ी है, दैट विल बी यूटिलाइज्ड इन 11th मोस्ट ऑफ द पार्ट। ठीक है, इतनी बात। अब 9th में अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको थोड़ा सा आसानी होगी। अच्छे से नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 9th में बहुत थोड़ा सा हमने पढ़ा था। ठीक है, इतनी बात। दूसरा, 10th में जो आपने फिजिक्स पढ़ी है वो आपका 12th के सिलेबस में पैरेलली चलेगा। क्लियर है? ठीक है। अब अब थोड़ी सी बातें पहले मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, इतनी बात। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है? ठीक, चलो अब देखो जरा, एक मिनट। सबसे पहले आप एक बात का ध्यान रखना, जैसे क्लासेस आपकी चलेंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथ्स, ये चलेगा। ठीक है, इतनी बात। तो आपको शुरू में क्या करना है, शुरू में जो मेडिकल वाले बच्चे हैं, they will attend physics class, chemistry class, bio class as well as maths class. This maths class will go on up to 15 days. ठीक है, 15 दिन तक ये मैथ्स की क्लास चलेगी। ठीक है, जिसमें आपको बेसिक मैथ्स कराया जाएगा। which will be used in 11th and 12th. फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों में यूज होगा। बात समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आ गई? अगर आ गई तो यस लिखो एक बार फटाफट जल्दी से। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं कि शुरू में जो मेडिकल वाले बच्चे होंगे वो चारों क्लासेस लगाएंगे, फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की भी, बायो की भी और मैथ्स की भी। ठीक है, और वो इसलिए होगा क्योंकि फिजिक्स में बहुत ज्यादा मैथमेटिकल पार्ट आता है, तो वो मैथ्स का पार्ट आपको हम बेसिक मैथ्स, बिल्कुल सिंपल सिंपल थोड़ा बहुत हम मैथ्स आपको 15 से 20 दिन के अंदर बता देंगे। ठीक है, इतनी बात, ताकि आपको फिजिक्स में या केमिस्ट्री में कोई दिक्कत ना आए आगे जब हम पढ़ेंगे। मैं क्लियर हूं? मैं क्लियर हूं बेटा? ठीक है। और नॉन मेड वाले बच्चे, नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स will attend physics, chemistry and maths class. ठीक है भाई, they will only attend physics, chemistry and maths class. बाद में 15 दिन के बाद ये वाली क्लास हट जाएगी, आपकी भी 3 ही रह जाएंगी। क्लियर है मेडिकल वालों?
मेडिकल वालों मेरी बात क्लियर है? ठीक है, अब कोई इशू नहीं इसमें, है ना? तो अब आपको ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम आगे बात करें थोड़ा सा। अब देखो भाई, दूसरी चीज क्या है, बहुत ही आसान होता है सिलेक्शन। ठीक है, अब कैसे आसान होता है वो बता देता हूं। अगर आप, जब मैं पढ़ा रहा हूं, लाइव क्लास कर रहा हूं, आपने लाइव क्लास को ढंग से समझ लिया और उसके नोट्स क्लास के दौरान बना लिए। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपने नोट्स बना लिए, ढंग से समझ ली सारी चीज जो आपको पढ़ाई गई, उसके बाद आपने क्या करना है, उन नोट्स को एक बार रिवाइज करना है। ठीक है, उन नोट्स को आपको क्या करना है, एक बार रिवाइज करना है। जब लेक्चर खत्म हो जाता है शाम को, आपने नोट्स को रिवाइज कर लिया। आपको अगर उन नोट्स में कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो यू विल गेट वीडियो ऑफ दिस क्लास। जो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, इसका आपको पूरा लाइव वीडियो मिलेगा। अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक या पॉइंट मैं लेक्चर में ढंग से समझ नहीं पाया, ठीक, इतनी बात, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक या पॉइंट को आप उस वीडियो में बड़ी तेजी से देखो, क्योंकि वीडियो विल बी ऑफ 1 आवर या 1.5 आवर, इतना बड़ा वीडियो होगा। तो अगर आप उस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपका समय खराब होगा। तो आपको जहां पर, जिस जगह पर उस वीडियो में दिक्कत आई, जिस टॉपिक में दिक्कत आई, सिर्फ उस उतने पोर्शन को आप देखोगे। मेरी बात क्लियर है? क्लियर है? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब आप लोग बिल्कुल क्लियरली समझ लो कि आपको, जब मैं पढ़ा रहा हूं, तो आपको क्लास में ही लाइव नोट्स बनाने हैं, लाइव क्लास पूरी अटेंड करनी है। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि हम क्लास ना अटेंड करें। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर होगा कि आपका नेटवर्क उस दिन खराब है या बहुत बुरी हालत है, तो आप ना अटेंड करो, उसके लिए भी आपको वीडियो मिल जाएगा। बट कोशिश ये करनी है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मतलब 99.999% टाइम्स, आपको ये बात, बेटा, आपके ना आप जहां, जिस भी मोबाइल पे या टैब पे या क्या कहते हैं लैपटॉप पे देख रहे हो, उसमें लेफ्ट साइड में एक माइक का आइकन बना है। उस आइकन को आप क्लिक करो, उस पे आपको आ जाएगा यूज डिवाइस ऑडियो। डिवाइस ऑडियो यूज करोगे, आपको आवाज आ जाएगी। क्लियर है? कृधा, कृधा बेटा, बात क्लियर है मेरी? ठीक है, अब आ रही है आवाज मेरी? मेरी आवाज आ रही है कृधा? ठीक है, चलो, अब देखो, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। देखो, आपको बिल्कुल ही तुरंत रिस्पॉन्स मिल जाएगा। आप जो भी चैट बॉक्स में लिखोगे उसका तुरंत जवाब मिलेगा। लेकिन मैंने एक बात बोली, जब मैं पढ़ा रहा हूं, बोर्ड पे कुछ लिख रहा हूं या मैं समझा रहा हूं, उस वक्त कोई भी चैट बॉक्स का यूज नहीं करेगा, अनलेस एंड अनटिल मैं कहूं आपसे कि बोलो, नहीं बोलो तब। ठीक है, चलो, अब हम थोड़ा सा फिजिक्स की बात करें। हमने ये सब फालतू बातें बहुत कर ली। सबको पता है कि बायो वाले, नॉन मेड वाले स्टूडेंट सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की क्लास करेंगे, और मेडिकल वाले स्टूडेंट्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड मैथ्स की क्लास करेंगे अभी, फॉर द टाइम बिंग। 15 दिन बाद बायो वालों की मैथ्स की क्लास बंद हो जाएगी, तो सिर्फ वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की क्लास करेंगे। ठीक है, चलो, अब हम फिजिक्स की बात करें। ठीक है, अब हम फिजिक्स की बात करते हैं, तो ध्यान समझो। आज पढ़ाऊंगा नहीं, आज आप लोगों से पूछूंगा, थोड़ा सा इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, इतनी बात। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या होता है? कोई बताना चाहेगा मुझे, फिजिक्स क्या होता है? व्हाट इज फिजिक्स? क्या चीज है फिजिक्स, जल्दी बताओ। हैंड रेज नहीं करना है, आपको चैट बॉक्स में लिखना है। चैतन्य ने बोला स्टडी ऑफ नेचर। प्रिंस, हैंड रेज नहीं करना है, चैट बॉक्स में लिखना है। हर्षित ने भी यही बात बोली, स्टडी ऑफ नेचर, बिल्कुल सही बात है। अब मैं बता देता हूँ, रुक जाओ, अब लिखो नहीं चैट बॉक्स में। प्रिंस बेटा, हैंड रेज नहीं करना है, ठीक है? अब ये सही बात है, फिजिक्स इज व्हाट, नहीं, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर नहीं बेटा, फिजिक्स इज ब्रांच ऑफ साइंस वेयर वी स्टडी नेचर एंड नेचुरल phenomena
as well as formulate laws associated with natural phenomena। अब बता रहा हूं क्या चीज है। मैंने क्या कहा, फिजिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस है जहां पर हम क्या करते हैं, नेचर को पढ़ते हैं या नेचर में जो फिनोमेनाज है डिफरेंट उनको पढ़ते हैं और फिर उन फिनोमेनाज के लिए हम लॉज बनाते हैं। ठीक है, इतनी बात कि ये फिनोमेना इस पर्टिकुलर लॉ से चल रहा है या दूसरा फिनोमेना दूसरे पर्टिकुलर लॉ से चल रहा है, ये सारी बातें क्लियर है। जैसे मैं बताऊं, आपने 9th-10th में पढ़ा हुआ है ग्रेविटेशन फोर्स, तो ग्रेविटेशन फोर्स का जो लॉ है दैट इज G m1 m2/r²। तो हमने ग्रेविटेशन फोर्स जो दो सेलेस्टियल बॉडीज एक दूसरे पे लगाती हैं या मास वाली बॉडीज एक दूसरे पे लगाती हैं, उसके लिए हमने क्या फॉर्मुलेट करा, कैपिटल G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, m1 इज मास ऑफ वन बॉडी, m2 इज मास ऑफ सेकंड बॉडी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अपॉन r²। ये एक लॉ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आपने 9th-10th में, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा बेटा, जल्दी बताओ। आपने क्या करा, दो मासेस का प्रोडक्ट अपॉन r², इनको रिलेट करा कि नहीं करा, करा रिलेट। आपने क्या करा, मासेस को और सेपरेशन को क्या करा, आपस में रिलेट करा, तो आपको क्या मिला, फोर्स मिला, यस और नो। तो आपने एक नेचुरल फिनोमेना के लिए क्या बनाया, लॉ बनाया, किसके लिए, ग्रेविटेशन फोर्स के लिए लॉ बनाया। अब आपने रिलेट किसको करा, मासेस को और सेपरेशन को। दक्ष मैं क्या कह रहा हूं, दक्ष मेरी बात यह है कि आपने 9th-10th में ये फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, दक्ष जरा जल्दी बताना। 9th-10th में ये फॉर्मूला पढ़ा है, इसको हम डिराइव करेंगे 11th में, चिंता ना करो, अभी तो मैं आपको चेक कर रहा हूं कि आपने क्या पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा है, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये फॉर्मूला क्या कहता है कि दो मासेस के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, दोनों मासेस के प्रोडक्ट अपॉन उनके बीच में जो सेपरेशन होता है उसका स्क्वायर। ये है या नहीं, दक्ष जल्दी बताओ, अरे ऐसा है या नहीं, जल्दी बोलो दक्ष, सिर्फ यस लिखना आपने, अगर यस बात क्लियर है तो यस लिखो, नहीं क्लियर है तो नो लिखो, ठीक है। अब अब आप एक बात बताओ, हमने मासेस को और सेपरेशन को रिलेट करा और क्या बना, लॉ बन गया, किसका लॉ बन गया, ग्रेविटेशन फोर्स का लॉ बन गया, यस और नो। या एक और चीज मैं लिखता हूं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसा पढ़ा है 9th में कि नहीं पढ़ा है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सबने पढ़ा हुआ है। अब यहां पर देखो, किसी बॉडी पे फोर्स कितना लग रहा है, वो किसके बराबर है, बॉडी का मास इनटू बॉडी का एक्सेलरेशन, यस और नो। अब एक चीज देखो, मास और एक्सेलरेशन रिलेट होकर के क्या आया, फोर्स आया, ये भी लॉ बना के नहीं बना, फोर्स के लिए बना के नहीं बना, मास और एक्सेलरेशन रिलेट होकर के क्या आया, फोर्स आया। अब तो जो लॉज होते हैं वो कैसे बनते हैं, जो फिजिक्स में नेचुरल फिनोमेना के लॉज हैं वो किस कैसे बन रहे हैं वो समझो। अब लॉज ऑफ फिजिक्स आर फॉर्म्ड बाय रिलेटिंग फिजिकल क्वांटिटीज। लॉज ऑफ फिजिक्स किस वजह से बन रहे हैं, जब हम फिजिकल क्वांटिटीज मास और एक्सेलरेशन को क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, या मास मास और सेपरेशन को रिलेट कर रहे हैं, तो लॉज ऑफ फिजिक्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, जल्दी बताओ। लॉज ऑफ फिजिक्स आर फॉर्म्ड बाय रिलेटिंग फिजिकल क्वांटिटीज, यस और नो। किसको रिलेट करा हमने, मास को और एक्सेलरेशन को। यहां किसको रिलेट करा, G m1 m2 और r² को। तो लॉज ऑफ फिजिक्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, तो लॉज ऑफ फिजिक्स आर फॉर्म्ड बाय रिलेटिंग फिजिकल क्वांटिटीज। अब मेरी बात सुनो, रिलेट हम कैसे कर रहे हैं, मैथमेटिक्स से कर रहे हैं भाई, मास इंटू एक्सेलरेशन, G × m1 × m2 अपॉन r²। ये मैथमेटिक्स है या नहीं, पहले बताओ। अरे भाई आप क्वांटिटीज को रिलेट किस वजह से कर रहे हो, मैथ्स से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है।
जैसे आपने पढ़ा होगा S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो आप यहां पर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन इनटू टी स्क्वायर। आपने रिलेट करी U A और T। U A और T जब रिलेट करा तो आपको क्या मिला? S मिला कि नहीं मिला? ठीक है। तो जब हम फिजिकल क्वांटिटीज को रिलेट करते हैं तो हमें क्या मिलते हैं? लॉज ऑफ फिजिक्स मिलते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज को रिलेट करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? मैथमेटिक्स। यस और नो? तो मैं लिखता हूं टू रिलेट फिजिकल क्वांटिटीज वी आर यूजिंग मैथमेटिक्स। यस और नो? हाँ या ना, जल्दी बताओ। अब मेरी बात सुनो। अब मैं थोड़ा सा कहानी के तरीके से बताता हूं। आप एक बात बताओ, आप सबको हिंदी आती है? अगर आती है यस लिख दो चैट बॉक्स में। इंग्लिश भी आती है? इंग्लिश भी आती है, हाँ। ये दो लैंग्वेज आती हैं आपको। मुझे भी यही दोनों लैंग्वेज आती हैं। तो मैं बोलता हूँ हिंदी में या इंग्लिश में, तो आपको बातें समझ में आएंगी कि नहीं आएंगी? आएंगी ना? अगर मैं हिंदी या इंग्लिश में बोलूं तो आपको बातें समझ में आएंगी। ठीक है। मतलब हम आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं बाय द लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी। यस और नो? ठीक है। लेकिन एक मजेदार बात देखो, अगर मैं चाइनीज में बोलना शुरू करूं, कितने लोगों को समझ में आएगा? हालांकि चाइनीज बहुत ही बेकार लैंग्वेज हो गई है ना, आजकल तो चाइना वैसे ही बदनाम है। अगर मैं चाइनीज में बोलना शुरू करूं तो कितने लोगों को समझ में आएगा? नहीं आएगा। अरे वेरी फ्यू भी नहीं, तुम में से किसी को नहीं आती होगी चाइनीज। आती है किसी को? आप कोई झूठ बोल दे तो मुझे भी नहीं पता चलेगा, है ना? हाँ। तो अब मजेदार बात देखो, मतलब हम मैं आपसे इंटरेक्ट कर सकता हूं जो लैंग्वेज मुझे आती है और जो लैंग्वेज आपको आती है, कॉमन लैंग्वेज जो होगी उसी के थ्रू इंटरेक्ट कर सकता हूं। तो इसी तरीके से फिजिक्स को समझने के लिए मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है। मैथमेटिक्स साइंस नहीं होती है। मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज, ठीक है, इतनी बात, विच इज यूज्ड टू रिलेट फिजिकल क्वांटिटीज टू फॉर्म लॉ। बात समझ में आई? मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज विच रिलेट्स फिजिकल क्वांटिटीज टू फॉर्म लॉज ऑफ नेचर। बात समझ में आ गई? मैथमेटिक्स कोई साइंस नहीं है, मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है जो फिजिकल क्वांटिटीज को रिलेट करता है ताकि नेचर के लॉज बन सकें। क्लियर है? क्लियर है मेरी बात? अब जो बोर्ड पे लिखा है उसे नोट कर लो फटाफट। जो बोर्ड पे लिखा है उसे नोट कर लो, 1 मिनट का टाइम दूंगा आपको नोट करने का। जल्दी से नोट करो। एक मिनट का टाइम आपके पास है नोट करने का, ठीक है? उतनी देर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, उसके बाद अगले पेज पे आ जाएंगे। चलो, अब मैं अगले पेज पे आता हूं। ठीक है, इतनी बात आपने नोट कर लिया। अब देखो, तो मैंने आपसे क्या कहा? मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज which relates physical quantities to form laws of nature। ठीक है भाई, मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज विच रिलेट्स फिजिकल क्वांटिटीज टू फॉर्म लॉज ऑफ नेचर। इतनी बात सबको क्लियर है?
अगर क्लियर है तो यस लिख दो एक बार। ठीक है, अब इतनी बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है, इतनी बात ठीक। तो हमें ये पता चल गया मैथ्स क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि मैथ्स जब आएगी तभी फिजिक्स भी आएगी, ठीक है, इसीलिए मेडिकल वालों को भी हम 15 दिन मैथ्स पढ़ाएंगे। ठीक, अब मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है जो फिजिकल क्वांटिटीज को रिलेट करता है ताकि लॉज ऑफ नेचर बन सके। ठीक है, अब इशू ये आता है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, मैं बार बार फिजिकल क्वांटिटी वर्ड यूज कर रहा हूं, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, हाँ या ना, अरे यस और नो। ठीक है, अब देखो भाई फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, क्या होता है, कोई बताना चाहेगा व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, कोई चैट बॉक्स में लिखना चाहेगा, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, कोई लिखना चाहेगा तो बताओ बेटा फटाफट। नहीं मास नहीं, फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन, मास तो एक फिजिकल क्वांटिटी का टाइप है, क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, बिल्कुल सही बात है, क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। और कुछ, समथिंग दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड, देखो आप लिखो जरा, हाँ बता रहा हूं, लिखो, लिखो क्वांटिटी, लिखो क्वांटिटी, अब लिखो जो मैं डिक्टेट कर रहा हूं उसे लिखो, क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड by which we can explain various physical or natural laws. Quantity which can be measured and by which we can explain various physical और natural processes. उनको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, जैसे मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, चार्ज, करंट, टेम्परेचर। क्लियर इतनी बात, बहुत सारी हैं, हजारों हैं, आपको 2 साल में हजारों फिजिकल क्वांटिटीज पढ़नी पड़ेंगी। बात समझ में आ गई, अरे बात समझ में आ गई, ऐसी क्वांटिटी जैसे मास है, मास को मेजर कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं कि नहीं, 2 किलो, 4 किलो, 10 किलो, वॉल्यूम 10 लीटर, 20 लीटर, 50 लीटर, टाइम 1 घंटे, 4 घंटे, 2 दिन, 50 दिन, 1 साल, ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं और जिससे हम वेरियस नेचुरल प्रोसेसेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। कोई डाउट इसमें किसी को, किसी को डाउट बेटा, किसी को कोई डाउट नहीं है ना, चलो बहुत बढ़िया, अब यानी कि अच्छे बच्चे हो, डाउट नहीं है तो। अब देखो भाई, अब थोड़ा सा हम अलग बात करते हैं, अब फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स, ठीक है, तो लिखो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, लिख लिया, लिख लिया तो एक बार यस लिख दो चैट बॉक्स में, ठीक है, बस अब मत लिखो, समझ गया आपने, लिख लिया। अब रुको, अब टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज देखो क्या कहानी है। बेटा एक बात बताओ, अगर मैं आप लोगों को सेग्रीगेट करना चाहता हूं, आप लोगों के टाइप्स जानना चाहता हूं, फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स की बात बाद में करते हैं, पहले आप लोगों की बात करूं, ठीक है, आप लोगों के टाइप्स की बात करता हूं, ठीक है, तो आप लोगों को मैं डिवाइड कर सकता हूं कैसे, मैं बताता हूं। एक तो बेसिक तरीका हो गया, बॉयज
एंड गर्ल्स। एक तरीका ये है या नहीं है आप लोग को डिवाइड करने का? यस और नो? यस और नो? ठीक है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि कुछ बच्चे इस क्लास में करनाल के बैठे होंगे, सिटी वाइज कर रहा हूं, कुछ पानीपत के बैठे होंगे, कुछ कुरुक्षेत्र से बैठे होंगे, कुछ कहीं और से बैठे होंगे, अलग अलग सिटीज से। यस और नो? ये भी एक तरीका है या नहीं है? है ना? कितने लोग करनाल वाले हैं? जल्दी से यस लिखो। करनाल वाले कितने लोग? पानीपत वाले? अब करनाल वाले रुक जाओ, पानीपत वाले कितने लोग हैं? कुरुक्षेत्र वाला कोई? कुरुक्षेत्र वाला कोई? कोई नहीं है, कुरुक्षेत्र का कोई है ही नहीं। अरे गलत बात। और कहीं से कोई हो भाई? करनाल पानीपत के तो हैं बच्चे, कुरुक्षेत्र का कोई नहीं है। और कहीं के बच्चे हो? लुधियाना से बैठे हैं बच्चे, बहुत बढ़िया। और कहीं से? लुधियाना से हैं। मैंने स्टेट वाइज नहीं बोला बेटा, मैंने सिटी वाइज बोला है। घरौंडा तो बेटा करनाल में ही आता है ना, घरौंडा। ठीक है, घरौंडा को तो करनाल में काउंट करते हैं, कोई बात नहीं। चलो, तो सिटी वाइज आप लोग डिवाइड कर सकता हूं मैं। एक और तरीका, दूसरा तरीका डिवीजन का ये हो सकता है, स्कूल वाइज डिवाइड करता हूं। जैसे मुझे करनाल के स्कूल्स के नाम पता है। प्रताप पब्लिक स्कूल से कुछ बच्चे होंगे। कितने लोग हैं पीपीएस से? कौन कौन है? जल्दी से चैट बॉक्स में आ जाओ। पीपीएस, पीपीएस। अर्पिता है, बस एक अर्पिता ही है पीपीएस से। चलो कोई बात नहीं। दयाल सिंह पब्लिक स्कूल डीएसपीएस, कितने लोग हैं डीएसपीएस से? डीएसपीएस से कोई है? हर्षित सेतिया है, बहुत बढ़िया। देखो इसी से ना मैं आपका इंट्रो भी ले रहा हूँ, आपको पता भी नहीं चल रहा है, मैं आपको पढ़ाते हुए इंट्रो भी लेता जा रहा हूँ आपका। बस हर्षित सेतिया है, बाकी कोई नहीं है दयाल सिंह से। चलो कोई बात नहीं। सेंट थेरेसास कॉन्वेंट एसटीसी, हार्दिक है। और कोई? प्रिंस है। चलो एसटीसी से 2 लोग आ गए, ठीक है, 3 लोग हैं शायद। ठीक है, स्पर्श भी है, ठीक। चलो इसके बाद डीपीएस करनाल, डीपीएस के भी हैं कई। ठीक है, अब देखो ये बात हो गई। तो मैंने आपको स्कूल वाइज भी डिफरेंशिएट कर दिया कि नहीं कर दिया? अब एक मुझे जो सबसे अच्छा तरीका लगता है, एक तरीका ये है गधे और घोड़े, ये भी एक तरीका है। समझ गए होगे है ना, कि कितने गधे हैं कितने घोड़े हैं, पता चल जाएगा थोड़े दिनों में, है ना? यस और नो? ये भी एक तरीका है डिफरेंशिएट करने का। ठीक है, इतनी बात। चलो, तो अब इसी तरीके से फिजिकल क्वांटिटी को भी टाइप्स करने के बहुत तरीके हैं। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। पहला फंडामेंटल, पढ़ाएंगे हम एक एक करके, सब पढ़ेंगे। फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। एक बेसिक तरीका तो यह है, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, इतनी बात। फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। दूसरा स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर, ये दूसरा तरीका हो गया फिजिकल क्वांटिटीज को डिफरेंशिएट करने का। बात समझ में आ रही है भाई? कई तरीके से मैंने आप लोगों को डिफरेंशिएट करा था, ऐसे मैं क्वांटिटीज को भी 2 तरीकों से डिफरेंशिएट कर रहा हूं, एक फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज और एक स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो यस लिख दो एक बार फटाफट। ठीक है, अब मेरी बात सुनो बेटा। पहले मैं आपको ये वाले तरीके से डिफरेंशिएट कराऊंगा। ठीक है, इतनी बात।
बाकी हम बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले हम क्या पढ़ेंगे, स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। अब मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान सुनना। अभी तक तो मैंने आपको कहानी बताई थी, तो हम पहले क्या स्टार्ट करेंगे, स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। ठीक है, इतनी बात। तो फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी स्केलर होती है, कौन सी वेक्टर होती है, कौन सी टेंसर होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, टेंसर क्वांटिटी क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। क्लियर है? क्लियर है मेरी बात? ठीक है, चलो नोट कर लिया बोर्ड पे जो लिखा हुआ है? बोर्ड पे अगर जो चीज लिखी हुई है नोट कर लो 1 मिनट में। बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ है आप नोट कर लीजिए 1 मिनट में, जल्दी से। नोट कर लिया? अगर नोट कर लिया तो यस लिख दो चैट बॉक्स में। चलो अगले पेज पे आ जाऊं, ये पेज हटा दूं, ये पेज हटा दूं बेटा, जल्दी बोलो। ठीक है, गुड, बढ़िया। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम होगा वेक्टर्स। ठीक है, चैप्टर का नाम है वेक्टर्स। और फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी categorized as scalar, vector एंड टेंसर। अब इसमें से दो नाम तो आपने सुने हैं, स्केलर और वेक्टर। टेंसर का नाम कम लोगों ने सुना होगा। यस और नो? फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी कैटेगराइज्ड एज स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। ठीक है, अब मैं बता दूं, आपने टेंसर का नाम कम सुना है तो अच्छी बात है, क्योंकि टेंसर 11th-12th में भी हमें ज्यादा नहीं पढ़ना होता। यहां पर भी हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे टेंसर। क्यों? टेंसर बेटा बहुत ही वेग सी क्वांटिटी होती है जो हम एमएससी फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब इसकी बहुत ही खतरनाक सी अलजेब्रा है, 12 टाइप के टेंसर पाए जाएंगे। तो इसलिए हम टेंसर को ज्यादा 11th-12th में भी नहीं पढ़ेंगे। बस मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि टेंसर होता क्या है, और टेंसर क्वांटिटीज 11th-12th में कौन सी हम यूज करेंगे। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? आ रही है बेटा? हार्दिक, हार्दिक आवाज आ रही है कि नहीं? हार्दिक, हार्दिक बच्चे, आवाज आ रही है मेरी? मैं हार्दिक से बोल रहा हूं बेटा। चलो कोई बात नहीं, नहीं सुन रहा है अभी। अब मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि हम, अभी मैं कुछ नहीं पूछ रहा हूं कृदा, चिंता ना कर, मैं पूछूंगा। हम 3 टाइप की क्वांटिटी पढ़ेंगे, स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। टेंसर क्वांटिटी थोड़ा सा अजीब सी क्वांटिटी होती है, 11th-12th के सिलेबस में नहीं है, तो ज्यादा डिटेल में इसके बारे में नहीं जाएंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले किससे, स्केलर क्वांटिटी से। अब मुझे आप लोग बताओ, व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? जल्दी से बताओ, चैट बॉक्स में लिख दो, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जल्दी बताओ। कुछ लोग लिख रहे हैं मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है, चलो मैं बताता हूं। कैलकुलेशंस आर नॉट ऑन बेसिस ऑफ डायरेक्शन। बेटा फिजिकल क्वांटिटीज धैर्य सारी मेजर करी जा सकती हैं। ठीक है, तो स्केलर कोई मेजर कर सकते हैं, वेक्टर कोई मेजर कर सकते हैं, टेंसर कोई मेजर कर सकते हैं। हाँ, अब मैं लिख रहा हूं, पहले रुक जाओ। क्वांटिटीज which possess only magnitude but no directional, no directional
since and such quantities follow normal laws of algebra. ये चीज मैंने लिखी बेटा। अब पहले इसको समझ लेते मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन ना हो, और ऐसी क्वांटिटीज जो नॉर्मल लॉज ऑफ एल्जेब्रा को फॉलो करती हैं। अब नॉर्मल लॉज ऑफ एल्जेब्रा क्या हो गए? जो 10th तक आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सीखा है, उसको जो क्वांटिटीज फॉलो करती हैं वो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। बात समझ में आई? जैसे मैंने कहा कि आप 2 किलो चावल और 5 किलो आटा ले आओ, तो टोटल मास कितना है आपके पास? टोटल कितना हो गया? 2 किलो चावल प्लस 5 किलो आटा, कितना हो गया? कितना हो गया? जल्दी बोलो चैट बॉक्स में। 7 kg, बिल्कुल सही बात है, 7 kg है ना। ठीक है, तो जो नॉर्मल एल्जेब्रिक लॉज को फॉलो कर रहा है, ठीक है, इतनी बात। नॉर्मल एल्जेब्रिक लॉज मतलब जैसा आपने एडिशन बचपन से सीखा है, जैसा आपने सब्ट्रैक्शन बचपन से सीखा है, जैसा आपने मल्टीप्लिकेशन सीखा है, जैसा आपने डिवीजन सीखा है, अगर इन चीजों को आप ओबे कर रहे हो, ठीक है, इतनी बात, बिल्कुल इसी तरीके से चीजें ओबे हो रही हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल लॉज ऑफ एल्जेब्रिक। जो नॉर्मल एल्जेब्रिक लॉज को फॉलो करता है उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। क्लियर है? हार्दिक, मैं दोबारा बता देता हूं। मैंने कहा कि ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, इतनी बात, डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। दूसरी चीज, वो नॉर्मल एल्जेब्रिक लॉज को फॉलो कर रहा है। नॉर्मल एल्जेब्रिक लॉज जो बचपन से आपने ऐड करना सीखा है, बिल्कुल उसी एडिशन को ओबे करे। जो बचपन से आपने सब्ट्रैक्ट करना सीखा है, बिल्कुल उसी सब्ट्रैक्शन को ओबे करे। जो मल्टीप्लिकेशन आपने बचपन से सीखा है उसको ओबे करे। जो डिवीजन आपने सीखा है उसको ओबे करे, तो हम उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अब हार्दिक मैं क्लियर हूं? मैं बता देता हूं एक एग्जांपल लेकर के। मान लो आपके पास 7 किलो चीनी है प्लस 4 किलो राइस है, तो ये टोटल मास आपके पास कितना है? 11 kg है या नहीं? जल्दी बताओ। ठीक है, तो ऐसे। और अगर मान लो घर जाते हुए राइस वाला बैग गिर गया, चावल सारे जमीन पे गिर गए, तो फिर से दोबारा क्या हो गया? 7 kg हो गया कि नहीं हो गया? हाँ या ना? अरे यस नो? ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स स्केलर क्वांटिटी के। एग्जांपल, टाइम, लेंथ। कुछ लिख रहा हूं बेटा, कम से कम आप 1000-2000 क्वांटिटीज पढ़ोगे 11th-12th में स्केलर, तो मैं आपको 2 4 10 ही लिखूंगा। ठीक है, इतनी बात। अरे बात समझ में आ रही है? कम से कम आपको मिनिमम 1000 से 2000 के बीच में क्वांटिटीज मिलेंगी 2 साल के अंदर जो स्केलर होंगी। ठीक है, तो सारी लिखने में तो फिर समय खराब हो जाएगा पूरा का पूरा, तो मैं सिर्फ कुछ क्वांटिटीज लिखूंगा, फिर आगे एटसेट्रा लिख दूंगा। टाइम, लेंथ, मास, ठीक है, इतनी बात। स्पीड, ठीक है, वॉल्यूम, ठीक है, चार्ज, करंट, एटसेट्रा। नोट कर लो जरा ये चीजें नोट करो। नोट कर लिया? जल्दी से नोट करो। हाँ, डाउट अभी लूंगा, चिंता ना करो। कुछ लोगों के दिमाग में डाउट आ गया होगा, करंट वाला आ गया ना? कुछ लोगों के दिमाग में डाउट आ गया, करंट के पास तो डायरेक्शन होती है, तो उसको स्केलर क्यों कह रहे हैं? हाँ, मुझे मैंने जानबूझ के इसलिए लिखा है करंट, चिंता ना करो। ठीक है, नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया बेटा? ठीक है, अब इनको एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक चीज बता दूं आपको। सबसे पहले आप देखो,
मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि भाई स्केलर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, ये लिखा हुआ है ना, स्केलर क्वांटिटी ओनली पोजेस व्हाट, मैग्नीट्यूड। ये बात बोली कि नहीं बोली मैंने? जल्दी बताओ, हाँ या ना? अब अगर मैं आपसे कह रहा हूं स्केलर क्वांटिटी ओनली पोजेस मैग्नीट्यूड, तो अब मजेदार बात ध्यान सुनो, आप ध्यान सुनो। आप कभी लाला की दुकान पे जाओ और लाला की दुकान पे लाला को बोलो कि मुझे -2 लीटर दूध दे दे, -2 लीटर दूध दे दे भाई, लाला को बोलोगे, लाला भगा देगा आपको दुकान से? यस और नो? हाँ या ना? ये लाला को भी थोड़ी बहुत फिजिक्स तो आती है, ऐसा तो नहीं कि नहीं आती है। -2 लीटर दूध देने को मांगोगे तो भगा देगा आपको, ठीक है, इतनी बात। या आप बोलो कि मुझे -5 किलो चावल दे दे, बोलोगे ऐसा? ऐसा बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे। तो सबसे पहली बात तो स्केलर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होता है, इस वजह से स्केलर क्वांटिटी, या इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड इज नेवर नेगेटिव। मैग्नीट्यूड कभी भी किसी भी चीज का नेगेटिव नहीं होता। कभी आपने ऐसे बोला -4 घंटे हो गए, बोला है कभी? बोला है भाई किसी ने ऐसा? नहीं बोला है। या -10 मीटर चला मैं, नहीं, है ना? ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव, एक बात ये आ गई, ठीक है। अब मेरी बात सुनो 1 मिनट ध्यान से। आपने नोट कर लिया सब कुछ? नोट कर लिया तो मैं आगे बढ़ूं, अगले पेज पे आ जाऊं, ठीक है। अब आपके दिमाग में यहां पर दो क्वांटिटीज ऐसी आ रही होंगी जो थोड़ा सा आपको डाउटफुल सी लग रही होंगी कि इसको सर ने स्केलर में क्यों डाला। एक आ रहा होगा, कौन कौन सी आ रही हैं दो क्वांटिटीज जो मैंने लिखी हैं जो आपको डाउटफुल लग रही हैं इसमें? एक तो करंट, बिल्कुल सही बात है, और एक और है बेटा, दो क्वांटिटीज हैं, करंट के अलावा एक और है जो डाउटफुल लगनी चाहिए, चार्ज, बिल्कुल सही बात है, चार्ज एंड करंट, ये दोनों क्वांटिटीज आपको डाउटफुल लग रही है। चलो एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, बिल्कुल आ गया, मैं समझ गया। चार्ज और करंट आपको डाउटफुल लग रही है तो मैं उनको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सबसे पहले हम करंट को एक्सप्लेन करते हैं बेटा। करंट, ठीक है, आप लोगों ने करंट जब पढ़ा था पिछले साल, तो आपने पढ़ा होगा करंट की जो डायरेक्शन होती है, ठीक है, आपकी किताब को कोट कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना, जो आपकी किताब में लिखा है बिल्कुल वही कोट कर रहा हूं। कितने लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी है 10th क्लास में, इस वाले चैप्टर की पढ़ी है ना? तो एनसीईआरटी को कोट कर रहा हूं, ध्यान रखना। डायरेक्शन ऑफ करंट इज, ये वर्ड लिखा हुआ है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज कन्वेंशनल। ये वर्ड कितने लोगों ने देखा है? लिखा हुआ है ना? ठीक है बेटा, हर वर्ड का कोई ना कोई मतलब था, हम बेवकूफ हैं जो उस वर्ड को ढंग से समझते नहीं है, ठीक है। अब अब कितने लोगों को इस वर्ड का मतलब पता है, कन्वेंशनल का? कितने लोगों को मतलब पता है? क्या मतलब है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या मतलब है, जिनको पता है वो लोग बता दो। अज्यूम्ड, बिल्कुल सही बात है, प्राची ने बिल्कुल सही बात बोली, अज्यूम्ड। कन्वेंशनल का मतलब होता है अजम्पशन या अज्यूम्ड, ठीक है। एक्चुअल में करंट की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, हमने अज्यूम करा। क्या अज्यूम करा हमने? हमारी किताबों में क्या है कि करंट आई इज, करंट को आई से डिनोट करते हैं, आई इज इन डायरेक्शन
अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा अज्यूम करा है कि नहीं करा हमने? ऐसा ही है ना हमारी किताबों में। लेकिन बेटा ये अजम्पशन है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए कन्वेंशनल वर्ड लिखा गया था वहां पर। मतलब पता नहीं किताब वालों को क्या मजा आता है। अरे अज्यूम्ड लिख देते यार, बच्चे को समझा देते उस वक्त तो 11th क्लास में हमें तंग नहीं करता। हाँ या ना? अरे यस और नो? या तो आपने ढंग से नहीं पढ़ा, या आपके टीचर ने नहीं पढ़ाया ढंग से, या किताब वाले की गलती थी, किसी ना किसी की तो गलती थी। कि इस बात को वहीं पर क्लियर करना चाहिए था 10th में ही, कि कन्वेंशनल का मतलब होता है अज्यूम्ड। ठीक है, इतनी बात, यानी कि हमने अज्यूम किया है कि करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब एक और चीज भाई, ये हमारी बुक्स में है, अगर आप रशियन बुक्स उठाओगे तो वहां पर करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की फ्लो के डायरेक्शन में ले रखा है। बात समझ में आई? मतलब इन ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो बुक्स में करंट की डायरेक्शन है, वो उन्होंने मान ली कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो हर कोई अपनी मर्जी से मान रहा है कि नहीं मान रहा है? भाई आधी दुनिया हमसे उल्टी डायरेक्शन मान रही है, तब भी उसका काम चल रहा है करंट के लिए। अरे यस और नो? ठीक है, तो इसका मतलब एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा था भी नहीं कुछ, करंट की कोई डायरेक्शन नहीं थी, हमने सिर्फ अपना काम चलाने के लिए मान लिया था। क्लियर है? एक तो ये, दूसरी चीज और बता देता हूं, एक और चीज आपने 10th में पढ़ी है। अगर एक वायर में करंट इसमें 2 एम्पियर आ रहा है, और ये दूसरी वायर में इसमें करंट 3 एम्पियर आ रहा है, तो इन दोनों को जुड़ने के बाद जो ये वायर गई, इसमें करंट 5 एम्पियर जाता है। ऐसा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आपने? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, जल्दी बताओ मुझे। पढ़ा है ना? तो भाई हो क्या रहा है ये, 3+2 नॉर्मल, नॉर्मल मैं अभी देता हूं, 10 मिनट बाद मैं दे दूंगा। नॉर्मल एल्जेब्रिक लॉज ऑफ एडिशन आर ओबेड। यस और नो? जल्दी बताओ भाई, 3+2 5 ओबे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब जो क्वांटिटी नॉर्मल एल्जेब्रिक लॉज ऑफ एडिशन को ओबे करेगी, वो कैसी क्वांटिटी थी, जल्दी बताओ मुझे, कैसी क्वांटिटी थी बेटा? स्केलर क्वांटिटी थी, बिल्कुल बढ़िया। देयरफॉर करंट इज स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात सबको? अगर सबको समझ में बात आ गई तो एक बार यस लिख दो फटाफट, और इसे नोट कर लो, नोट कर लो बेटा। तनिषा सिंह को नहीं क्लियर है। तनिषा क्या चीज क्लियर नहीं है? तनिषा के अलावा और कोई जिसको डाउट हो बेटा वो लिख दो, क्लियर नहीं है, उससे बात कर लेंगे। चलो तनिषा से बात करते हैं। तनिषा, क्या इशू है चैट बॉक्स में जल्दी लिखो। अबाउट डायरेक्शन ऑफ करंट। बेटा जब आपने 10th क्लास में किताब पढ़ी होगी ना, तो उसमें साफ साफ ये लिखा था कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज कन्वेंशनल। ये लाइन लिखी हुई है, ये तूने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है लाइन? तनिषा पढ़ी है बेटा ये लाइन? तनिषा, हाँ, इस लाइन का मतलब होता है अजम्पशन, अज्यूम्ड। इस लाइन का मतलब होता है अज्यूम्ड, मतलब एक्चुअल में ऐसा कुछ था नहीं, हमने मान लिया है। एक्चुअल में कोई डायरेक्शन जैसी चीज नहीं थी, हमने मान ली है। क्लियर है तनिषा? तनिषा मेरी बात क्लियर है? तो हमारे कंट्री में माना गया कि करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होती है। और मैं, एक काम करना, कोई रशियन ऑथर की बुक लेना, उसमें करंट की डायरेक्शन ना इलेक्ट्रॉन की फ्लो में ले रखी है, जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तो इसका मतलब सब अपने हिसाब से कुछ भी मान ले रहे हैं। हाँ या ना तनिषा? आधे आधे देश मान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, और आधी कंट्रीज मान रही है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अलोंग। एक्चुअल में करंट की डायरेक्शन ही नहीं है तनिषा,
एक्चुअल में तो करंट की कोई डायरेक्शन नहीं, हम सिर्फ अपना काम चलाने के लिए, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं करंट का फ्लो पढ़ना होता है, तो उसको जानने के लिए हमने उसकी डायरेक्शन मानी है। तनिषा बात क्लियर है? एक्चुअल में करंट की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, वो हमने मानी है, तभी तो कन्वेंशनल वर्ड यूज किया गया। अब उससे भी अच्छा मैं लॉजिक दे देता हूं। इस तार में अगर 2 एम्पियर करंट आ रहा है, इसमें 3 एम्पियर आ रहा है, तो इनसे जुड़ के जो तार जाती है उसमें कितना जा रहा है? 5 एम्पियर जा रहा है। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ठीक है। अब ये चीज क्या बता रहा है? 2 + 3 = 5। नॉर्मल एल्जेब्रिक लॉज को ओबे कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और नॉर्मल एल्जेब्रिक लॉज को जो क्वांटिटी ओबे करती थी वो कौन सी क्वांटिटी होती थी? स्केलर क्वांटिटी होती थी। बस इतनी सी बात है। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है तो यस लिख दो एक बार फटाफट। ठीक है, बढ़िया। अब हटा दूं इस बोर्ड को, अगली स्लाइड पे आ जाएं। चलो एक काम करेंगे, आज यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है? कल चार्ज स्टार्ट करेंगे, वेक्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ठीक है बेटा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें पढ़ना है, हर वर्ड का प्रॉपर मतलब समझ के रखना है। अब 11th में हम थोड़े बड़े हो गए हैं, ठीक है? तो ढंग से हर वर्ड का मतलब समझना है और उसको ढंग से समझ के करना है। क्लियर?